हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बीटीएससी ड्रेसर का जो एग्ज़ाम 8 जुलाई और 9 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था दो शिफ्ट्स में, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट्स में। उसके लिए जो आंसर की है वो बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। जी हाँ, इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए एक नोटिस भी आया है। साथ ही साथ ये नोटिस और आंसर की के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, जैसे आपके कितने मार्क्स जो आ रहे हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने मार्क्स आपको चाहिए कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आपका जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो कितना जा सकता है, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी को मैं इस सेशन में कवर करने का कोशिश करूँगी। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिस के सेक्शन में आपको आपके जो नोटिस है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मिलेगा। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ड्रेसर, इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपने ऑफिशियल जो नोटिस आया है वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 जुलाई और 9 जुलाई को जो बिहार ड्रेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका आंसर की पर आपको अगर किसी भी तरह की आपत्ति है तो वो आप ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने का जो डेट है वो 30 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का रखा गया है। इतने तक आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो आपत्ति पोर्टल है उसका लिंक आयोग के वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बीटीएससी ड्रेसर बिहार गवर्नमेंट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे अभी हम लोग जिस वेबसाइट से हमने ये नोटिस डाउनलोड किया उसी वेबसाइट से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको यहीं पे आपत्ति दर्ज कराने का लिंक मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम वीडियो में आपकी बाकी सारे जो डाउट्स हैं, आंसर की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिज़ल्ट, कट ऑफ, वो सारे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने आंसर की से अपना स्कोर कैसे चेक करना है, आप अपना स्कोर कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा सवाल सही किया है, कौन सा गलत किया है और कौन सा छोड़ा है। आपको सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन बुकलेट है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको और ओएमआर शीट को सामने रख लेना है, ठीक है। अब आपने ये तो मार्क कर ही लिया होगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है और कितने क्वेश्चंस को छोड़ दिए हैं। ये आपको कहाँ से मिलाना है, तो आपके ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट से आपको ये मिलाना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन बुकलेट का। तो क्वेश्चन बुकलेट का एक प्रॉपर सीरीज़ होता है कि वो A, B, C जैसे जो कोड लिखे होते हैं कॉर्नर में, वहाँ से आप वो सीरीज़ को पहचान सकते हैं और उसी सीरीज़ के हिसाब से आंसर की को डाउनलोड करके देख सकते हैं, मिला सकते हैं अपने ओएमआर शीट को, यानी कि जो आंसर्स आपने भरा है और जो क्वेश्चंस के थ्रू आंसर की में दिया हुआ है वो दोनों को मिला सकते हैं, ठीक है। आंसर की को क्या करना है, आपको अपने उत्तर से मिलाना है। आंसर की में हर प्रश्न का जो ABCD 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से एक सवाल देख करके आपको ये करना है कि आपने क्या किया है, आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है तो उसमें टिक लगाइए, अगर आपने गलत किया है तो उसे क्रॉस लगाइए और अगर आपने उसे ब्लैंक छोड़ दिया है तो उसे वैसे ही छोड़ करके अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते चलना है। अगला स्टेप है कि अपना स्कोर निकालना। यही लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रही है इस टॉपिक पे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीटीएससी ड्रेसर का जो मार्किंग स्कीम है वो ज़्यादातर क्या होता है, तो हर सही आंसर के लिए आपको +1 स्कोर मिलता है और हर गलत आंसर के लिए आपका 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्क्स कट जाता है और अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए कोई अंक नहीं होता, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है कि आपका जो टोटल स्कोर होगा वो आपको ने जितने सही उत्तर दिए हैं उससे 1 से मल्टीप्लाई करके और माइनस में आप जितने गलत आंसर आपने दिए हैं उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके आप अपना टोटल स्कोर निकाल सकते हैं। अब जैसा कि कुछ बच्चों को अगर इसमें कन्फ्यूजन हुआ हो तो मैं आपको एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब जैसे आपने टोटल आंसर जो अपने क्वेश्चन पेपर में देखा कि आपने टोटल सही किया है 70, ठीक है। तो आपका अंक कितना हुआ, 70 में से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो आपका टोटल स्कोर आया 70। अब आपने गलत कितना किया, मान लेते हैं कि आपने 20 गलत किया, तो 20 से आपको 0.25 को मल्टीप्लाई करना है, आपका कितना आता है -5। अब आपको वो टोटल वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे, इस पर
इसको बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 माइनस ये फॉर्मूले पे जब आप इसको बैठा रहे होंगे हमारे मार्क्स को, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 70 माइनस हमने 0.25 से मल्टीप्लाई किया था। कितने क्वेश्चन गलत थे, 20 क्वेश्चन गलत थे। वो कितना आया था, 5 आया था। तो टोटल स्कोर कितना बना, 65 बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा कितना आ गया, टोटल स्कोर जो है वो 65 आ गया। अब 10 तो हमने ब्लैंक छोड़ रखे तो उसके लिए तो अंक ही 0 देने थे। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आप अपना जो है वो आंसर टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है कि टोटल स्कोर इज इक्वल टू जितना भी आपके सही क्वेश्चन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें से गलत क्वेश्चंस आपने जितने गलत उत्तर दिए हैं उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको मैंने एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि आपको अपना जो क्वेश्चंस है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपके टोटल क्वेश्चन 100 थे जिसमें से आपको सही आंसर के लिए मल्टीप्लाई 1 करना है और गलत आंसर के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया उसके लिए 0 रखना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, जितने सही का आया उतने में आपको क्या करना है, गलत का जो है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल स्कोर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये एक और यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि अगर जैसा कि सबके पेपर में कुल क्वेश्चन कितने थे, 100 थे। अब किसी ने अगर 72 सही आंसर्स टिक किया है और उसके गलत कितने हैं, 18 हैं, और उसने क्या किया है, प्रश्न छोड़ा कितना है, तो प्रश्न छोड़ा है 0, ठीक है। उसने कितने प्रश्न छोड़ दिए हैं, वो प्रश्न जितने छोड़े हैं वो है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 18 को आपको यहाँ पे 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आ रहा है, जो कि आ रहा है 4.5, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं, और यहाँ पे 72 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आया, वो आया 72, ठीक है। तो अब हमें फाइनल स्कोर के लिए क्या करना है, हमें 72 में से 4.5 जो है उसे घटा देना है, और जो टोटल स्कोर आया 67.5 वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टोटल फाइनल स्कोर हो जाएगा। इस तरह से आप अपना जो आंसर की से अपना जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक डाउट था कि अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। आई होप आपको वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके मार्क्स अब आपको आपके मार्क्स पता हैं, तो अब हम लोग पहले कट ऑफ का बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो जनरल यूआर के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 58, ठीक है। 58 जो है वो जनरल यूआर का कट ऑफ रहने वाला है आपको। अगर आप जनरल यूआर से हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ 58 जाने की चांसेस है। ये क्या है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स जो है इतने हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप जो है वो एक सेफ़ जोन में हैं, ठीक है। अब ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 54 है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 52 जाने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 46 जाने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ वहीं 42 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीसी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनका कट ऑफ 51 जाने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की फीमेल्स का कट ऑफ 44 जाने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनका कट ऑफ 38 जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वालों का, तो उनका कट ऑफ जो है वो 35 से 40 के बीच में रह सकता है। अब जिन लोगों के भी जो मार्क्स हैं वो इस कट ऑफ के जितने हैं या इनसे थोड़ा ज़्यादा ही हैं, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो है वो जॉब के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके मार्क्स पार अगर हो रहे हैं तो आप रिज़ल्ट में मेरिट लिस्ट में अपना नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ओवरऑल रहने वाला है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर फिर आपको बुलाया जाता है, अगर आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर होता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इंसान सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रख लेना चाहता है ताकि उसको बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब आपका रिजल्ट्स की डेट नज़दीक है तो ये पार्ट भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले है आपका 10th का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ठीक है।
जो कि जिसमें क्या है, जिसका विशेष बात क्या है, जिसमें आपकी जो जन्म तिथि है वो मायने रखती है और आपका जो न्यूनतम योग्यता है जन्म तिथि से रिलेटेड कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए वो फुलफ़िल होना चाहिए आपके 10th के मार्कशीट से। ठीक है, अब बात करते हैं 12th की मार्कशीट यदि मांगी गई हो तो। ठीक है, तो यदि किसी पद के लिए मांगी गई हो तो आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ड्रेसर कोर्स और पैरामेडिकल का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता जो है वो प्रमाण पत्र ही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो एडमिट कार्ड था इस एग्ज़ाम का, आपके पास वो भी होना चाहिए। परीक्षा में सम्मिलित होने का जो आपका प्रमाण है वो आपका एडमिट कार्ड ही होता है। ठीक है, आपको आगे क्या चाहिए, तो आपका आधार कार्ड और फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जो होता है वो आपको चाहिए पहचान के लिए। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल बिहार के निवासी होने का ये प्रमाण दे रहा होता है, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप जो भी कास्ट से हैं, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS सभी उम्मीदवारों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूरी है। EWS प्रमाण पत्र, यदि आपने EWS कैटेगरी से आप हैं, आपने EWS डाल रखा है तो जनरल EWS वालों को क्या चाहिए, EWS कैटेगरी का जो ये है कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है EWS का वो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप PWD के कैंडिडेट हैं तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सिर्फ PWD के अभ्यर्थियों के लिए ये है। ठीक है, जिन्होंने भी PWD कैटेगरी डाल रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र, यदि मांगा गया हो तो किसी पद के लिए तो वो भी आपको चाहिए होगा। आपको आपके फ़ोटोज़ चाहिए होंगे 5 से 6 कॉपी पासपोर्ट साइज़। इसके अलावा BTSC द्वारा जारी आवेदन पत्र की प्रति जो यानी कि आपका जो BTSC द्वारा आवेदन पत्र जो आएगा, अभी आया नहीं है, तो उसका क्या होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आपको रख लेना होगा, वो भी चाहिए होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि हर सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक होती है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप किसी पिछले सरकारी सेवा में थे तो वहाँ से आपका NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको चाहिए होगा। ये सारे हमने अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की है कि आपको जो है रिज़ल्ट से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठा करके रख लेनी चाहिए। अगर आपका जो मार्क्स है वो कट ऑफ के जितना है या उससे ज़्यादा है तो आप पूरा तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि रिज़ल्ट के बाद आपको किसी भी तरह का भाग दौड़, बहुत ज़्यादा किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स का बात कर लिया है, हमने कट ऑफ का भी बात कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि आपको आंसर की से आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे चेक करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है, अब आपका जो एक लास्ट डाउट जो फाइनल रह गया होगा, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा अभी से ही इंतज़ार में हैं, वो है आपका रिज़ल्ट। तो आपका एक्सपेक्टेड डेट जो है रिज़ल्ट का, उस पर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स भी है, लोग ये इस बारे में पूछ रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आने के चांसेस हैं। तो आपका संभावित रिज़ल्ट यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट है आपके रिज़ल्ट्स का वो क्या क्या है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका फाइनल आंसर की जो है वो कब आने का चांस है, वो 5 से 10 अगस्त तक आने का चांस है। वहीं बात करते हैं आपका मेरिट लिस्ट कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यानी जिसे हम रिज़ल्ट कहेंगे कि उसमें आपका हुआ या नहीं हुआ, जो कि बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, खास करके उनका जिनका जो मार्क्स है वो बिल्कुल कट ऑफ को टच कर रहा है या उससे ज़्यादा है, तो उन लोगों को मेरिट लिस्ट रिज़ल्ट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 10 से 20 अगस्त के बीच में आने का चांस है। ठीक है, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल लेटर है वो आपका मेरिट के 7-10 दिन बाद आएगा। ठीक है, मेरिट के 7-10 दिन बाद यानी कि 17 तारीख से 27 अगस्त के बीच में, अगर इस 10 से 20 अगस्त के बीच में अगर आपका मेरिट आता है तो आपका DV के लिए जो कॉल लेटर है वो 17 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक के बीच में आने का चांस है, यानी कि मेरिट के 7-10 दिन बाद। ठीक है, यानी मेरिट कभी भी यानी रिज़ल्ट जो है वो कभी भी 4 अगस्त के बाद आ सकता है। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ज़रूरी है कि आप BTSC के ऑफिशियल साइट पे विज़िट करते रहें, या फिर इससे भी ज़्यादा आसान आपके लिए हो सकता है कि आप राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी अपडेटिंग न्यूज़ आपके लिए लाया जा रहा है वो आपके पास जल्दी से जल्दी तक पहुँच सके। ठीक है।
ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 4 अगस्त के बाद आ सकता है। ज़्यादा संभावना है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी हो, यानी कि 7 अगस्त के बाद आपका जो है वो रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो, ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपके सारे डाउट्स इस सेशन से क्लियर हुए हों, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं वो लाए जा रहे हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर की जा रही है और आपको सारे न्यूज़ अप टू डेटेड दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।